Welcome to another video on the channel Exploring Literature with M, where history comes alive. Join me on the journey as we explore the fascinating story of Anglo-Normans. So let's get started. The first thing which you have to keep in your mind is that Middle English literature, Middle English period और Old English period are two different things. अब जो Old English period है उसमें सिर्फ एक एज आती है और वो एज है एंग्लो सेक्सन्स की, जबकि मिडल इंग्लिश पीरियड जो है इसमें हमारे पास तीन एजेस आती हैं और एंग्लो नॉर्मन्स जो हैं वो मिडल इंग्लिश पीरियड से जो है वो बिलोंग करते हैं। अभी हम जान लेते हैं थोड़ा सा मिडल इंग्लिश पीरियड के बारे में। मिडल इंग्लिश पीरियड जो है ये 1066 में स्टार्ट होता है, जबकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था इंग्लैंड में उसके बाद। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है ये 1066 एडी से स्टार्ट होकर 1558 एडी तक एंड होता है। ये तकरीबन 500 ईयर्स का एक पीरियड है। ठीक है, और ये जो पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 500 ईयर्स का, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: बिफोर चौसर, आफ्टर चौसर और एज ऑफ चौसर। ठीक है, पहले बिफोर चौसर जो है उसको हम कहते हैं एंग्लो नॉर्मन्स, जो कि 1066 में स्टार्ट होता है और 1300 एडी में एंड हो जाता है। फिर आती है चौसर की एज, और चौसर की एज स्टार्ट हुई 1300 में और 1400 में ये एंड हो जाती है। और उसके बाद जो चौसर के बाद की एज है, एज आफ्टर चौसर, ये हमारे पास स्टार्ट होती है 1400 में और ये 1500 में 1550 में तकरीबन ये एंड होती है, यानी 1558 में एग्जैक्टली ये एंड होती है। और यहीं पर जो है हमारा जो मिडल इंग्लिश पीरियड है वो भी एंड हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एज है, ये जो पार्ट है बिफोर चौसर का, इसको हम कहते हैं एंग्लो नॉर्मन्स। और ये जो टाइम पीरियड है ये 1066 एडी से स्टार्ट होकर 1300 एडी तक चलता है। अब हम देखते हैं कि ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट किस तरह से हुआ। ये एंग्लो नॉर्मन्स जो हैं ये आते किस तरह से हैं इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि पहले तो एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है वो चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक डेट आपको अपने जहन में बिठा लेनी है, पिन दैट डाउन, एंड द डेट इज़ 14 अक्टूबर 1066। अब होता क्या है, 7000 नॉर्मन सोल्जर्स ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया। लेट्स टेक द स्टोरी 200 ईयर्स बैक। एक ट्राइब थी लुटेरों की जिसको वाइकिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये एक लुटेरों की ट्राइब थी जो कि इंग्लैंड पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन ये वहाँ पर रहने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, अब ये जो है ये डायरेक्टली इंग्लैंड में नहीं आए थे, इससे पहले इन्होंने जो है वो फ्रांस पर कब्ज़ा किया था। ठीक है, फ्रांस पर कब्ज़ा किया और फ्रांस के भी नॉर्दर्न पार्ट में ये जाकर रहे। ठीक है, और ये जो थे दे वर एक्सपर्ट इन फाइटिंग। ठीक है, इवन क्या था कि जो चार्ल्स था, जो कि फ्रांस का किंग था, फ्रांस का राजा था, उसने जो है फ्रांस का जो नॉर्थ वाला एरिया था, नॉर्दर्न एरिया था फ्रांस का, जिसको नॉर्मंडी कहते हैं, वो इनको दे दिया था और इनके साथ समझौता कर लिया था ताकि जो है वो कोई लड़ाई ना हो। ठीक है, इन्होंने फ्रांस को जो है वो लूटा नहीं था। ठीक है, और ये फ्रांस के लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गए थे जैसे आटे में नमक नहीं घुलता मिलता, उस तरह से। ठीक है, दे मैरिड फ्रेंच वोमेन। ठीक है, अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी एंड स्टार्टिंग स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये सब तो इन्होंने कर लिया, ये वहाँ पर घुल मिल भी गए, इन्होंने लैंग्वेज भी अडॉप्ट कर ली, इन्होंने फ्रेंच वुमेन से शादियाँ भी कर ली, लेकिन उन्होंने लड़ाई जो है उसको नहीं छोड़ा। ठीक है, अब ईयर 1066 में क्या होता है कि जो नॉर्मंडी का किंग था, जो कि विलियम वन था, उसने सोचा कि इंग्लैंड पर हमला कर देता हूँ। ठीक है, और ही अलॉन्ग विद हिज 7000 सोल्जर्स वेंट टू इंग्लैंड। ठीक है, अब इंग्लैंड का जो सबसे पावरफुल एरिया था उसको जो है वो वेसेक्स कहते हैं। ठीक है, वेसेक्स जो था दैट वाज द पावरफुल एरिया ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, और वहाँ का जो किंग था उसको हम हैरोल्ड गॉडविंसन कहते हैं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये नाम याद रख लो, हैरोल्ड गॉडविंसन। ठीक है, ये 7000 लोग जो हैं ये इंग्लैंड के टाउन हेस्टिंग्स पर जो है वो हमला करते हैं। वहाँ पर एक वॉर होती है जिसको वॉर ऑफ हेस्टिंग्स कहते हैं, और ये जो वॉर है ये इतनी लंबी खिंच गई थी कि ये जो है तकरीबन 10 माइल्स पर जो है वो फैल गई थी। ठीक है,
अब जो विलियम था वो घोड़ों पर लड़ रहा था और ये जो गॉडविंसन था, हैरल्ड गॉडविंसन, ये अपने सोल्जर्स के साथ पैदल लड़ रहा था। ठीक है, उस वक्त एक रोमर जो है वो स्प्रेड हो जाती है, एक अफवाह फैल जाती है कि गॉडविंसन जो है वो मारा गया है, जबकि वो जिंदा होता है। अब इसने जो है वो खुद को जिंदा शो करने के लिए एक गलती कर दी, इसने अपना हेलमेट जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक है, ताकि ये अपने सोल्जर्स को इस बात की यकीन दिलाने दिला सके कि येस आई एम अलाइव, कीप फाइटिंग। ठीक है, और तुम लोग हौसला नहीं हारो। इसको मना भी किया गया था कि अपने हेलमेट को रिमूव नहीं करना, लेकिन ये अपना हेलमेट रिमूव कर देता है और तभी जो है वो एक एरो आकर, एक तीर आकर इसकी आंख पर लगता है और यहीं से जो है वो सारा जो पांसा है वो पलट जाता है और गॉडविंसन जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से जो है वो एंग्लो नॉर्मन्स जो हैं वो उनकी एज जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर जब एंग्लो नॉर्मन्स आते हैं, ठीक है, तो ये तो आ तो गए। अब इनका जो पीरियड है ये 1066 से 1300 एडी तक का है। ठीक है, ये जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था इसने जो है वो एक सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो लेकर आया, इंग्लिश लिटरेचर में भी, लैंग्वेज में भी, कल्चर में भी, सोशल नॉर्म्स में भी, हर चीज़ में से एक जो है वो चेंज आ गया। ठीक है, अब जो इंग्लैंड था वो एक ट्राइलिंगुअल कंट्री बन गया। नाउ व्हाट इज़ ट्राइलिंगुअल कंट्री? ट्राइलिंगुअल कंट्री एक ऐसा कंट्री होता है जिसके अंदर 3 लैंग्वेजेस एट अ टाइम बोली जा रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 लैंग्वेजेस बोली जा रही थी। सबसे पहली लैंग्वेज जो यहाँ बोली जा रही थी वो नॉर्मन फ्रेंच थी। ठीक है, वो लैंग्वेज थी एरिस्टोक्रेट्स की, और नॉर्मन फ्रेंच ही को जो है बेसिकली जो विलियम नॉर्मंडी था, विलियम फ्रॉम नॉर्मंडी, ठीक है, उसने जो है यहाँ पर ऑफिशियली जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ठीक है, अब होता क्या है कि जो विलियम था जो कि नॉर्मंडी का ड्यूक था, ठीक है, और नॉर्मंडी जो है दैट इज़ लोकेटेड इन फ्रांस। ठीक है, तो अब क्या है कि उसने जो है वो इंग्लैंड के किंग हैरल्ड को जो है वो डिफीट किया बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। ठीक है, 1066 एडी में 14 अक्टूबर 1066 को जो है ये कॉन्क्वेस्ट जो है वो एंड होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि विलियम द कॉन्करर, जिसने अपना नाम पहले विलियम वन था उसका नाम, ठीक है, बाद में वो अपना नाम जो है वो चेंज करके जब वो फतह हासिल कर लेता है तो वो अपना नाम विलियम द कॉन्करर रख देता है, और उसने जो है वो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को जो है वो जीत लिया और वो जो है वो फर्स्ट नॉर्मन किंग बन गया इंग्लैंड का। ठीक है, अब वो नॉर्मंडी से था, इसलिए हम जो है इस एज को एंग्लो नॉर्मन्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्योंकि फ्रांस बिकेम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो एंग्लो फ्रेंच हो गई। ठीक है, इसने कहा कि कोर्ट्स में जो है वो एंग्लो फ्रेंच बोली जाएगी। ठीक है, और नॉर्मन फ्रेंच जो है वो बोली जाएगी। ठीक है, और अब क्या हुआ कि ये जो लैंग्वेज थी नॉर्मन फ्रेंच, ये लैंग्वेज थी एरिस्टोक्रेट्स की। उसके बाद एक दूसरी लैंग्वेज जो इस ट्राइलिंगुअल कंट्री के अंदर उस वक्त बोली जा रही थी वो थी हमारे पास लैटिन, और ये जो लैटिन की लैंग्वेज थी ये लैंग्वेज थी एजुकेटेड क्लर्जी की। ठीक है, अब एजुकेटेड क्लर्जी मैंने क्यों कहा? क्योंकि कुछ क्लर्जीमैन ऐसे थे जो कि क्लर्जी में आ तो जाते हैं, चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को संभाल तो लेते हैं, बट दे आर नॉट एजुकेटेड। वो बस ऐसे ही उठकर जो है वो क्लर्जी का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश, यानी एंग्लो सेक्सन्स के टाइम पर जो ओल्ड इंग्लिश बोली जा रही थी वो थी। ठीक है, और वो जो थी वो ऐसी लैंग्वेज थी जो कि बोली जा रही थी बाय द मैसेज। ठीक है, आवाम जो हैं, जो लोग हैं, आम जनता जो थी वो जो है वो ये ओल्ड इंग्लिश जो है इसको बोल रही थी। नेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ हमारे पास आती है कि इस वक्त में जो है वो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं वो बने। ठीक है, दे वर बिल्ट ऑल अक्रॉस द इंग्लैंड। ठीक है, और पहले क्या होता था कि पहले जस्ट जो क्लर्जी मैन थे वो एजुकेट करते थे। ठीक है, और क्योंकि जो एजुकेशन थी वो सारी जो है वो दैट रिवॉल्व अराउंड द चर्चेस। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि एजुकेशन जो है वो दैट मूव्ड आउट ऑफ चर्च। ठीक है, चर्च से बाहर चली गई और स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो बनना शुरू हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली हुआ ये था कि कुछ लोगों को भेजा गया था कि वो जाकर जो है वो
एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर लोगों को फ्रेंच सिखाएं और उनको जो है वो कन्वर्ट करें क्रिश्चियनिटी में और इस तरह से, ठीक है। अब वो वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर उन्होंने कुछ टेक्स्ट उनको मिले, ठीक है। वो उन्होंने टेक्स्ट अपने साथ लिए, उनको पढ़ा, और वो टेक्स्ट जब वो साथ लेकर आए तो आम जनता जो थी, जो मैसेज थे, जो लोग थे, उन्होंने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो खुद उनकी अप्रोच हो गई एजुकेशन तक, तो फिर जो है वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए। और उसी टाइम में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो हैं वो बने थे, ठीक है। ये 12वीं सेंचुरी के आसपास जो हैं वो बने, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड जो है ये 1096 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद कैम्ब्रिज बनती है जो कि 1209 में बनी, ठीक है। और ये बेसिकली उन्हीं लोगों ने बनाई थी जो कि ऑक्सफोर्ड के लोग थे, ठीक है। और ये उनको जो है वो ऑक्सफोर्ड को छोड़ना पड़ा था ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, तो उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज जो है उसको बनाया था, ठीक है। और ये जो है वो इस वक्त पर जो लंदन है वो इंग्लैंड का सेंटर बन गया, ठीक है। एजुकेशनल हब है, ठीक है। लंदन जो है वो इंग्लैंड का एजुकेशनल हब है। और आपने एक बात नोट की होगी कि जितने भी पोइट्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं, वो सब जो हैं मोस्टली जो हैं वो लंदन से ही बिलोंग करते हैं। तो एजुकेशन बेसिकली इन इंग्लैंड बिलोंग टू लंदन, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम बात करें लिटरेचर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एरिस्टोक्रेटिक जो टेस्ट था, जो कि फॉर्म्स और ट्रूथ्स का टेस्ट था, ठीक है, फ्रेंच लिटरेचर में, उसको बेसिकली रिप्लेस किया किस चीज़ ने, हीरोइक पोइट्री से वो रिप्लेस हो गया। यानी कि मैं आपको समझाती हूँ, एंग्लो सेक्सन टाइम में क्या होता था कि हीरोइक पोइट्री जो है वो की जाती थी, ठीक है। और एंग्लो सेक्सन पीरियड के दौरान ये बहुत पर्टिकुलर समझी जाती थी, सारी हीरोइक पोइट्री जो है वो की जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि बेओवुल्फ वगैरह जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो हीरोइक पोइट्री है ये ख़त्म हो गई, ठीक है। और इस टाइम पर किस तरह का लिटरेचर आ गया, ये एरिस्टोक्रेट्स जो थे उनका एक टेस्ट था फॉर्म्स और ट्रूप्स का। फॉर्म्स और ट्रूप्स क्या होते हैं? फॉर्म्स और ट्रूप्स आर बेसिकली रोमांसेस, ठीक है। रोमांसेस जिसमें कोई किसी का जो है वो हाथ पकड़ता है, ठीक है, और इस तरह का जो लव होता है उसको बेसिकली फॉर्म्स और ट्रूप्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पीरियड था ये बेसिकली कोर्टली और जो शिवलरी क्लास थी उनका ये टाइम पीरियड था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें चीज़ आती है वो ये है कि जो लिटरेरी वर्क्स थे, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहला काम है चार्ल्स डी गास्टे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो काम है वो आता है हिस्टोरिया रीगम ब्रिटन में, ठीक है। अब जो ये चीज़ है ये जो है ये लैटिन में लिखी गई है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला कि ये किसी एजुकेशनल क्लर्जी ने, एक ऐसे शख्स ने जो कि एक एजुकेटेड पर्सन था, ठीक है, और क्लर्जी से बिलोंग करता था, उसने लिखी, ठीक है। और ये जो बुक है, ठीक है, ये जो है किंग लेयर जो है उसमें बहुत सारे इसके रेफरेंसेस जो है, लैटिन रेफरेंसेस जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ द आउल एंड द नाइटिंगेल। अगर हम इसकी बात करें तो जो द आउल एंड द नाइटिंगेल है ये बेसिकली एक बहुत ज़्यादा फेबल्स पर और सीरीज़ पर मुश्तमिल एक जो है वो चीज़ थी, ठीक है। और ये बेसिकली ट्रांसलेट हुई थी फ्रेंच से, ठीक है। फ्रेंच से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ द पर्ल, ठीक है। ये एक लेट 14th सेंचुरी मिडल इंग्लिश पोएम है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास मिडीवल एलिगरी और जो ड्रीम विजन वगैरह है वो
पाया जाता है। अब ड्रीम विज़न क्या है? ड्रीम विज़न क्या है? ये है कि जैसा आप ख्वाब में देखते हो, आप फिर उसको जो है वो एक स्टोरी की फॉर्म में जो है वो चीज़ों को जो है वो नरेट करते हो, ठीक है, पोइम्स की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में। जैसे कि आपको आगे पता चलेगा जब हम एज ऑफ चौसर को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ये सारा जो ड्रीम विज़न है ये चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ मेजर इवेंट। अगर हम इस टाइम के मेजर इवेंट की बात करें तो मेजर इवेंट जो यहाँ पर हुआ वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के दौरान वो मर्डर था टॉमस बैकेट का। टॉमस बैकेट से आपको ज़रूर याद आ गया होगा कि ये वही टॉमस बैकेट है जिसकी श्राइन पर जो है वो सब लोग जाते हैं कैंटरबरी टेल्स में, ठीक है। ये जो टॉमस बैकेट है ये एक क्लर्जी मैन था, ठीक है, और ये बेसिकली कैंटरबरी से जो है वो बिलोंग करता था। और ये जो है आर्च बिशप है, ठीक है, और ये जो है ये 1170 में इसका मर्डर हो जाता है। अब इसकी बेसिकली मर्डर की वजह क्या थी कि इसका जो है वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, हेनरी टू से। अब एक बात और यहाँ पे आप समझ लें कि विलियम द कनकरर जो था या विलियम वन जो था उसने पूरा टाइम एंग्लो नॉर्मन पीरियड में रूल नहीं किया। उसके बाद हेनरी टू जो है वो आता है और उसने रूल किया था। अब इसकी जो टॉमस बैकेट है इसका एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है हेनरी टू के साथ, ठीक है, और अथॉरिटी ऑफ चर्च पर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो एक चीज़ जो है वो एंड हो जाती है। और ज़ाहिरी बात है जो पॉप होता था उसको जो है वो किंग की माननी पड़ती थी, चीज़ें थी, उन दोनों को कंट्रीब्यूशन से चलना पड़ता था। लेकिन अगर दोनों में ही एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो चीज़ें ख़राब होती थी। और फिर क्या हुआ कि टॉमस बैकेट को जो है वो कत्ल करवा दिया गया, उसका मर्डर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ आती है वो ये है कि ये जो टाइम पीरियड है एंग्लो नॉर्मन्स का, बेसिकली ये कब और कैसे जो है ये ख़त्म हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको एक ब्रीफली देखें कि ये एंड कैसे होता है, तो बेसिकली एक सिविल वॉर हुई थी जो कि 1135 से 1154 तक चली थी, ठीक है। इसको पीरियड ऑफ अनार्की जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है। और एक डेट याद रख लें, राइट दैट डाउन, 25 अक्टूबर 1154, ठीक है। अब 25 अक्टूबर 1154 को क्या होता है कि स्टीफन की जो है वो डेथ होती है, ठीक है। स्टीफन ऑफ ब्लॉयस जो है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसकी डेथ से जो है ये नॉर्मन रूल जो है इंग्लैंड पर ये ख़त्म हो जाता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो एंड हो जाता है। और क्योंकि होता क्या है कि जो मार्टिल्डा का बेटा था, ठीक है, जिसका नाम हेनरी ऑफ अंजो है, इसे जो है क्राउन मिल जाता है, ठीक है। और ही वॉज द सक्सेसर, ठीक है, ऑफ स्टीफन ऑफ ब्लॉयस। तो इसे क्राउन मिल जाता है और यहाँ से ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है ये एंड हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ये जो एज है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पीपीएससी एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी। ब्रिटिश इंग्लिश की जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इससे पहले मैंने एंग्लो सेक्शंस पर भी जो है वो एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी जाकर देख लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।